इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ईरान से। सऊदी अरब और ईरान के आर्मी चीफ ने एक दूसरे से मुलाकात की है और ये मीटिंग तेहरान में हुई है। सऊदी अरब और ईरान के बीच 2023 में रिश्ते फिर से कायम होने के बाद दोनों देशों के मिलिट्री चीफ की ये पहली मीटिंग है। लेकिन इस मुलाकात की अहमियत इसीलिए और भी ज्यादा है क्योंकि इस वक्त गाजा और लेबनान में युद्ध चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ये बात कही भी थी। और जब से अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता तब से कहा जा रहा है कि ट्रंप अब इजराइल और सऊदी अरब के बीच अब्राहम अकॉर्ड्स की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन तेहरान में ईरान के मिलिट्री चीफ और सऊदी अरब के आर्मी चीफ की मुलाकात से यह साफ हो गया है कि सऊदी अरब अभी जल्दबाजी नहीं करने जा रहा है। उधर ईरान और सऊदी अरब के मिलिट्री चीफ की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ईरान के विदेश मंत्री का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने इजराइल से भी ज्यादा अब अमेरिका को बड़ी टेंशन दे दी। Greatest political comeback in the history of the United States of America. Внимание, расчет, получен приказ. Верен. Внимание, пуск! اللهم صل على محمد وآل محمد। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का ऐलान किया और दूसरी तरफ ईरान का वार्निंग बटन दबने लगा। ईरान ने बता दिया है कि युद्ध का बजर वाला राउंड शुरू हो गया है। इस बजर वाले राउंड में अब युद्ध की रेंज में सिर्फ ईरान या इजराइल नहीं रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ऑर्डर पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। بجز رژیم صهیونیستی خواهان این وضعیت نیست. अब्बास अराक्ची ने कहा है कि युद्ध बढ़ा तो वॉर वाली तबाही की रेंज पश्चिम एशिया से आगे बढ़कर बाकी दुनिया को भी अपनी जद में ले लेगी। यानी अगर ईरान जलेगा तो इजराइल पर खाक हो जाएगा और इस इलाके में अमेरिका के सभी दोस्तों के घरों में भी आग लग जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस बात की 100% गारंटी दे रहे हैं। यानी युद्ध वाले धमाकों से सिर्फ लेबनान और गाजा खत्म नहीं होगा, मिसाइल के हमलों से सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं टहलेगा, बल्कि हर उस देश पर इसका असर पड़ेगा जो इस युद्ध में पर्दे के पीछे से ईरान के खिलाफ है। با قوت و قدرت تداوم داره هم در لبنان هم در غزه و فلسطین. این مجاهدت ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را. यह खबर ईरान की मीडिया में हेडलाइन है। यह खबर इजराइल के अखबारों में छाई हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की वार्निंग ने सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर की धमकी दे दी है। लेबनान में रोज हो रही बमबारी और जलते हुए गाजा को देखकर अब्बास अराक्ची ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि अगर युद्ध बढ़ता है तो इसके नतीजे पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं रहेंगे। असुरक्षा और अस्थिरता बाकी क्षेत्रों और दूर दूर तक फैलेगी। Unfortunately, the international community has failed to stop the Zionist regime for seizing its genocide and act of aggression, which endangers both regional and international peace and security. Efforts are being made by the Islamic countries to address this crisis. इजराइल पर लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट देखिए। ऐसे रॉकेट इजराइल आसमान में ही मार गिराता है, लेकिन जमीन पर जब कुछ रॉकेट गिरते हैं तो धमाके के साथ ऐसी आग भड़कती है कि मौत सामने नजर आती है।
ये इजरायल का दूसरा बड़ा शहर हाइफा है और यहाँ पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। यानी साफ है कि हसन नसरल्लाह के मारे जाने के करीब 1.5 महीने बाद भी हिजबुल्लाह एक्टिव है। अब देखिए गाजा में क्या हो रहा है। इजरायल का बुलडोजर एक बख्तरबंद गाड़ी को खींच कर ले जा रहा है। इन दोनों के पीछे आ रहा है इजरायल का शक्तिशाली मरकाबा टैंक। और फिर क्या होता है, एक बार फिर देखिए। करीब 800 टैंक और बख्तरबंद गाड़ी तबाह होने के बाद भी इजरायल गाजा में लड़ रहा है, जबकि सिनवार मारा जा चुका है, लेकिन हमास के एंटी टैंक दस्ते एक्टिव हैं। بله شخصیت برجسته و مهمی مثل جناب سید حسن نصرالله یا جناب سید هاشم صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند. اما अब इन धमाकों के बीच आई है ईरान की चेतावनी, क्योंकि अमेरिका के चुनावी नतीजों से इजरायल को नई ताकत मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नेतन्याहू के अंदर वॉर वाली बैटरी भी पूरी तरह से चार्ज हो गई है। ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है। ईरान को लग रहा है कि ट्रंप का आना इस युद्ध को रोकेगा नहीं, बल्कि और भड़काएगा। 26 अक्टूबर को इजरायल ने जिस तरह ईरान पर काउंटर स्ट्राइक की, उसे देखकर ईरान को नए खतरे की बू आने लगी है। And halt the Zionist regime's crimes. We are working toward a solution to stop these atrocities and to alleviate the suffering of the people of Gaza and Lebanon at the upcoming OIC. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की यह वार्निंग इजरायल से ज्यादा अमेरिका या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। यही वजह है कि ईरान ने बता दिया है कि युद्ध का बजर वाला राउंड शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर नेतन्याहू ये ना समझें कि युद्ध सिर्फ पश्चिम एशिया तक बाकी रहेगा और सिर्फ गाजा या फिर लेबनान जलेगा। इस युद्ध की जद में पश्चिम एशिया से आगे अमेरिका और इजरायल के दोस्त भी जलेंगे। यही ईरान की वार्निंग वाला बटन है जिसने बजर बजाना शुरू कर दिया है। इस बजर के पीछे असली वाली ताकत समझनी है तो इस रॉकेट लॉन्च को देखिए। ये रूस का सोयूज रॉकेट है जो एक साथ 53 सैटेलाइट लेकर आसमान की तरफ बढ़ा है। बड़ी बात यह है कि इस रॉकेट में ईरान की 2 बहुत ही खास सैटेलाइट भी थी। नाम है कौसर, जो आसमान से निगरानी करेगी, और दूसरी है हुदहुद, जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये रॉकेट लॉन्च ईरान और रूस की दोस्ती का वो सबूत है जिसके पीछे अमेरिका और इजरायल का खौफ भी छुपा हुआ है। Большое внимание уделяем обеспечению мира на Корейском полуострове. Как вы знаете, в развитии дружественных связей с КНДР был подписан и вступил в силу российско-корейский договор. एक तरफ नेतन्याहू पर अमेरिका का हाथ है, आप इसे बाइडेन भी समझ लीजिए, और आने वाले वक्त में ट्रंप भी इजरायल के साथ रहेंगे, और दूसरी तरफ ईरान के साथ पुतिन है। पुतिन की सरकार बार बार इस गठबंधन को वर्ल्ड स्टेज पर बता रही है। इसके अलावा चीन भी ईरान के साथ ही है। वो भी चाहता है कि इजरायल के हमले अब बंद हों। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की पार्टनरशिप का एक सबूत इस एयर शो में छुपा हुआ है। रूस की एरोबैटिक टीम रशियन नाइट्स चीन के ज़ुहाई एयर शो में हिस्सा ले रही है। ये रूस के वो फाइटर जेट हैं जो भारत में भी अपनी कलाबाजियां दिखा चुके हैं। रशियन नाइट्स के सुखोई विमान 2013 में बेंगलुरु एयर शो में पहली बार आए थे। इस बार ये विमान चीन के एयर शो में शी जिनपिंग और पुतिन की पक्की दोस्ती का सबूत दे रहे हैं। Летали хорошо, настроение отлично, готовы к работе, с хорошим качеством отработали. И погода, самое главное, хорошая, что позволила нам поработать. В составе шестерки отработали петлю Нестерова, горку. यूक्रेन, गाजा, लेबनान, यमन, इजरायल और यमन,
इतने वॉर जोन जब एक्टिव हैं तो युद्ध रोकने की जगह युद्ध भड़काने वाली बातें हो रही हैं। तब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन इजराइल ट्रंप की जीत से बहुत ज्यादा खुश है और यही वजह है कि अमेरिका के चुनावी फैसले के बाद ईरान बहुत ज्यादा आक्रामक है। यही वजह है कि हर 24 घंटे में गाजा से लेकर लेबनान और इजराइल से लेकर ईरान तक बहुत सी चीजें लगातार बदल रही हैं और इसका असर यूक्रेन से लेकर रूस तक देखा जा रहा है। खबर यह है कि रूस ने अपनी परमाणु फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नाटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा सताने लगा है। यूक्रेन में तेज हो रहे पुतिन के हमले बता रहे हैं कि पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला गुस्सा पूरे यूक्रेन को ही नहीं पूरे यूरोप को जला सकता है। रूस के हमलों से साफ है कि पुतिन का गुस्सा बहुत खतरनाक है। ये युद्ध ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। ये बात अब ट्रंप को भी समझाई जा रही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, पुतिन का इरादा यूक्रेन से लेकर ईरान तक अटल है। Русская революция 1917 года, как в свое время Нидерландская, английская, Великая Французская революция, стали в известной степени вехами в развитии человечества. यूक्रेन युद्ध और गाजा के साथ लेबनान में चल रही बमबारी के बीच अब ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ऐसे वक्त में ट्रंप का आना कई बड़ी चुनौती पेश करने वाला है। यही वजह है कि पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बार बार परख रहे हैं। पुतिन ईरान से भी मदद ले रहे हैं। ईरान को नए हथियार सप्लाई करने पर भी बात जारी है। साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि रूस की मिसाइल के टारगेट पर नाटो का हर बड़ा शहर है। नवंबर के महीने के अंदर सिर्फ 5 दिन के अंदर परमाणु युद्ध भड़काने के 2 सबसे बड़े कदम उठा लिए गए हैं। एक तरफ पुतिन ने परमाणु युद्ध का चैलेंज देकर अपनी सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स को लॉन्च करके दिखाया। यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर की रेंज में एटम बम गिरा सकती है। तो दूसरी तरफ बाइडेन ने कहा अमेरिका देगा मुंहतोड़ जवाब और ईरान के करीब तैनात कर दिया है अपना सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान B-52। यही बन गया है नवंबर में न्यूक्लियर वॉर का सबसे बड़ा खतरा। पुतिन ने जब से रूस की परमाणु फोर्स को युद्धाभ्यास का ऑर्डर दिया है, पूरा नाटो दहशत में है। फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक रूस की न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा हो रही है। नवंबर का महीना इस दुनिया के लिए अहम है। गाजा के युद्ध के बीच अगर नवंबर 2024 सही सलामत गुजर गया तो समझ लीजिए बहुत बड़े युद्ध से ये दुनिया बच जाएगी। लेकिन ईरान और इजराइल से आ रहे ये इशारे बहुत खतरनाक हैं। दोनों ही ताकत बड़े युद्ध के खतरे को समझते हुए भी रुकने का नाम नहीं ले रही और इसकी वजह है सुपर पावर की बैकिंग, यानी वो मदद जो तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी सप्लाई लाइन बन सकती है।